वेलकम टू माय चैनल फोकस्ड एंड ब्रिलियंट स्टडीज़। मेरी आज की वीडियो एक बार फिर 11th क्लास के बच्चों के लिए है। व्यावसायिक वित्त के कंटिन्यूशन के ऊपर ही है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, समता अंश क्या होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर है, और साथ साथ हम लोगों ने प्रतिधारित लाभ भी हम लोग कर चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज की मेरी वीडियो स्वामित्व पूंजी के जो 3 और स्रोत हैं, GDR, ADR एंड IDR, इनके ऊपर हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं GDR। GDR की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। पेपर में क्वेश्चन इसके एब्रीविएशन की फुल फॉर्म पर भी आता है। तो एक बार दोबारा से GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रलेख है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में $, में जारी करते हैं। जैसे भारतीय कंपनी को विदेशी पूंजी प्राप्त करनी है तो वो GDR इशू करती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ GDR इशू करते हैं और वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है, भारतीय कंपनी है जो कि विदेशों से GDR के थ्रू पैसा, विदेशी पूंजी प्राप्त कर सकती है। GDR का इसी स्टॉक एक्सचेंज पर ही क्रय विक्रय भी होता है। तो हम ये देखते हैं आगे, जल्दी से समझते हैं कि GDR इशू करने वाली कंपनी अपने अंशों को घरेलू कस्टोडियन बैंक में ये सपोर्ट कर देती है। GDR इशू करने वाली कंपनी अपने अंशों को घरेलू कस्टोडियन बैंक को दे देती है। उसके बाद ये जो बैंक है, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, यह करता है GDR के रूप में जारी करने के लिए विदेश में स्थित किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से प्रार्थना करता है ना। और ये जो बैंक है क्या करता है कि इन अंशों को, जितने अंश इसमें हमने लिखे हुए हैं, इन अंशों को वो GDR में परिवर्तित कर देता है। और वो जो GDR हैं वो $, में होते हैं। जो GDR हैं वो किस में होते हैं? $, में होते हैं। और अंत में क्या होगा? जो ODB है, मतलब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, वो इन इच्छुक विदेशी निवेशकों को GDR इशू कर देते हैं। राइट? तो इन स्टेप्स को अगर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको अपने आप ही GDR क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि GDR से हमें विदेशी पूंजी प्राप्त होती है, और विदेशी पूंजी जिसको प्राप्त होती है उस कंपनी की साख में भी वृद्धि होती है ना। और इसे जारी करके कंपनी अपनी जो लागतें हैं, जो उनकी जैसे अंश जारी करते हैं ना, उसकी अपेक्षा इसको जारी करने में लागत भी कम आती है। लेकिन इन GDR होल्डर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। लाभांश तो प्राप्त होता है लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। साथ साथ ये जो धारक हैं इनको अंशों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। राइट? तो ये था हमारा GDR। आगे बढ़ते हैं ADR। अब इस ADR की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ये भी एक प्रलेख है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अमेरिका से बाहर की कंपनियां माने non-US कंपनीज विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अमेरिका वासियों को जारी करती हैं। समझ में आया? एक ऐसा प्रलेख जो कि अमेरिका से बाहर की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अमेरिका वासियों को, जो कि अमेरिकन है ना ये, तो अमेरिका वासियों को जारी किया जाता है। फिर वही वाला प्रोसेस कि ADR जारी करने वाली कंपनियां सबसे पहले अपने अंशों को घरेलू, जिसने जारी करना है ना, जिस कंपनी ने जारी करने वाली कंपनियां मैंने इशूइंग कंपनी क्या करती है? अपने अंशों को किसी घरेलू कस्टोडियन बैंक को सपोर्ट कर देती हैं, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को सपोर्ट कर देती है। और ये क्या करेगा आगे से? ये ADR के रूप में जारी करने के लिए
अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक से प्रार्थना करता है कि इन अंशों को जो कि यूएस डॉलर में हैं उनको एडीआर में परिवर्तित कर दें। तो इस तरह से अमेरिकन इन्वेस्टर्स को यूएस डॉलर्स में ये जो एडीआर जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। एडीआर इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी कर देता है। एडीआर इन इच्छुक निवेशकों को जारी कर देता है। ठीक है ना। सेम वही बात कि इनमें भी हमें विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है, कंपनी के साख में वृद्धि होती है ना, और ये बहुत ज़्यादा तरल भी होते हैं, मोर लिक्विडिटी है इसमें। और वही सेम बात, जारी करने की जो लागतें हैं वो बहुत कम हैं, और साथ में सेम इनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इनको भी अंशों के भांति ही लाभांश भी इनको प्राप्त किया जाता है। तो एडीआर भी यूएस डॉलर्स में ही प्रदर्शित किए जाते हैं। राइट, समझ में आ गया होगा ना बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आईडीआर, इंडियन, आई से बना भारतीय, डिपॉजिटरी रिसीट। अब ये भी तो डिपॉजिटरी रिसीट है, ये भी एक तरह का प्रलेख है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन है तो ये जीडीआर और एडीआर के समान ही, केवल इस बात को छोड़कर कि इन्हें इशू करने वाली कंपनी विदेशी होती है जो कि भारतीय बाजार से धन एकत्रित करती है। अब चूंकि आईडीआर है तो किस में होगा, ये रुपए में होगा, रुपए में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भी करवाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आईडीआर जिस कंपनी ने जारी करना है, सबसे पहले अपने अंशों को किसी विदेशी कस्टोडियन बैंक, मैंने ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को सपोर्ट कर देगी। ये जो बैंक है ना, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ये जो ओसीबी है, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, इन अंशों को आईडीआर के रूप में जारी करता है। जारी करने के लिए किसी भारतीय डिपॉजिटरी से प्रार्थना करता है, और इसी तरह से विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित अंशों को आईडीआर में परिवर्तित किया जाता है जो कि भारतीय रुपए में होते हैं। और इस तरह लास्ट में आईडी इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी, इंडियन इन्वेस्टर्स को जारी कर दिया जाता है जो कि भारतीय रुपए में होते हैं। इन्हें भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता, है ना। और आईडीआर जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि इंडियन है इसलिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाती है, विदेशी कंपनी की जो पूंजी की जो आवश्यकता है उसे वो संतुष्ट हो जाता है, और इससे विदेशी कंपनियों की लोकप्रियता में भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पूरे स्वामित्व पूंजी के 6 स्रोत जो थे हमारे, पूर्वाधिकारी अंश, समता अंश, प्रतिधारित लाभ, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल, सबका मैं वर्णन कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ एक बार दोबारा से इनको समझते हुए लर्न कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में लिखते समय मुश्किल ना आए। ओके, फोकस ऑन द स्टडीज़ and become brilliant students. Till then, goodbye.